हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना ईएमआई का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका था और फर्स्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस थी बेसिक, वो हमने पढ़ा था। मेजरमेंट क्या होता है वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एरर के बारे में पढ़ेंगे और जो मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है ये भी आपका, इसमें जो छोटा मोटा न्यूमेरिकल बनता है वो हम करा देंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड लेक्चर से। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने ये 3 टॉपिक कवर किए थे। सिलेबस के हिसाब से चलते हैं बिल्कुल। ठीक है, मेजरमेंट तक हम आए थे। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट और मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये 2 टॉपिक कवर करने के बाद इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वो यहां से यहां तक होने वाला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी कि एरर क्या होती है। तो देखिए, एरर क्या होती है। एरर का मतलब यह है कि जब भी हम कुछ मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उस मेजरमेंट की रीडिंग में कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। मान लीजिए आपको मेजर करना है करंट को, और करंट एक्चुअल में फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, लेकिन रीडिंग में दिखा रही है 2.1 एम्पियर। तो वो जो 0.1 एम्पियर एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वही एरर होती है। तो एरर क्या हुई, एक्चुअल वैल्यू जो हुई, ठीक है, और जो मेजरमेंट में वैल्यू आ रही है, उन वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपकी एरर कहलाती है। तो क्या हो जाएगी एरर, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। 2 तरह की वैल्यू हो गई। एक तो हो गई ट्रू वैल्यू, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो फ्लो कर रही थी, जो उसमें फ्लो कर रही है, और जो आप मेजर करके बता रहे हो। देखो, सारे मीटर जो होते हैं ना, एग्जैक्ट सही रीडिंग नहीं देते, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें होता है, जिसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। हम बताते हैं ना कि इस मीटर की जो टॉलरेंस है वो 5% है, 10% है, 5% तक की एरर हो सकती है, 10% तक की एरर हो सकती है। ठीक है, तो वो एरर आपकी क्या होती है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हमारी जो फॉर्मूला भी बनेगा, एरर का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, एरर हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये कहलाएगी आपकी एरर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर होती है बेटा हमारी एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ए एम माइनस 80 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 80। तो ये हो गई हमारी रिलेटिव एरर। ये क्या हो गई हमारी रिलेटिव एरर। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 आप कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अगर परसेंटेज में नहीं निकालना है तो इतना ही रखिए। अच्छा, इसी फॉर्मूले से आपसे कोई कहे कि ट्रू वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी पड़ जाए। मान लो आपको एरर दे दे कि इस मेजर्ड वैल्यू में 5% की एरर है और ये मेजरमेंट आ रहा है, तो उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला यहीं से डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव कर सकते हैं कि भाई ए एम माइनस 80 अपॉन 80 इक्वल टू आर एरर, या ए एम माइनस 80 इक्वल टू आर इंटू 80। ठीक, इसको इधर कर लेते हैं तो ए एम इक्वल टू हो जाएगा ई आर 80 प्लस 80। 80 को कॉमन ले लेते हैं ट्रू वैल्यू को, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई आर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू। और यहां से जो फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल टू हो जाएगी मेजर्ड वैल्यू अपॉन 1 प्लस एरर। तो ये जो फॉर्मूला आपका निकल के आएगा, ये ट्रू वैल्यू के लिए निकल के आ जाएगा। तो यानी कि अगर कहीं से आपको ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब एक और एरर का टाइप आता है, ये तो थी स्टैटिक एरर। अब बात आती है लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर को कई बार हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस भी बोल देते हैं। मतलब ये गारंटेड एरर इतनी तो हो सकती है, इतनी तो आपको कंपनी बता के चल रही है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट है मेरा और इसमें 5% की टॉलरेंस है। तो वो बेसिकली जो 5% या 10% या 2% जिसकी बात चल रही है, वो गारंटेड एरर है। वो आपकी लिमिटिंग एरर कहलाती है। गारंटेड एरर मतलब इतनी तो होगी ही होगी, इतनी एरर तो इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एरर इज फिक्स्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ये एरर आपकी फिक्स होती है। तो ए इक्वल टू, यानी कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, दैट एक्चुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू जो आप मेजर कर रहे हो, प्लस माइनस एरर। ठीक है, प्लस माइनस एरर। प्लस माइनस क्यों करते हैं, रीडिंग ज्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। एरर आपकी ज्यादा, मान लीजिए आपको 2 एम्पियर मेजर करना है तो आपकी रीडिंग 2.1 भी आ सकती है और 1.9 भी आ सकती है। तो वो 10% की उसमें या 5% की टॉलरेंस हो गई, उसमें 5% की टॉलरेंस हो गई या 20% की टॉलरेंस हो गई।
तो एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, इसलिए हमेशा एरर के साथ में प्लस माइनस वर्ड लगता है कि ये कितनी होगी, प्लस माइनस होगी। ठीक है, तो यहां पर हमारी ए एक्चुअल वैल्यू है, ये स्पेसिफाइड वैल्यू, और ये आपकी लिमिटिंग एरर कहलाएगी। अब इसी में एक और डेरिवेशन आपका पूछ लेता है, रिलेटिव लिमिटिंग एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है। तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर इक्वल टू ए डेल ए अपॉन ए एस, यानी कि ये क्या है, रिलेटिव एरर हो जाएगी आपकी, जो भी आपने फॉर्मूला लिखा था कितना, कि मीजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस स्पेसिफाइड वैल्यू अपॉन जो स्पेसिफाइड वैल्यू है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अभी हमने लास्ट में भी लिखा था, वही फॉर्मूला है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है आपकी, ये बेसिकली एरर है डेल ए। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल ए इक्वल टू आ जाएगा ई आर इंटू ए एस, जो स्पेसिफाइड या नॉमिनल वैल्यू है, जो भी हमारे मेजरमेंट की इंस्ट्रूमेंट की नॉमिनल वैल्यू है, उससे फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी हमारी, जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू है प्लस माइनस एरर, प्लस माइनस एरर, जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू उसमें से आप एरर को प्लस या कर दो या माइनस कर दो। मान लीजिए आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और आपने सपोज ये एक्चुअल वैल्यू है आपकी, आपको बता दिया कि आपकी जो रीडिंग आ रही है वो 1.98 आ रही है। ठीक, और एरर जो है वो 0.02 की एरर है, 0.02 की एरर, तो आप क्या करोगे, एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.98, यानी कि जो मेरी स्पेसिफाइड वैल्यू है प्लस एरर, प्लस एरर, तो कितना हो गया 2.00 एम्पियर। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, जो भी मेजर्ड वैल्यू है स्पेसिफाइड वैल्यू, उसमें एरर को ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पेसिफाइड वैल्यू प्लस एरर। अब इसमें क्या करेंगे आप, ए की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगी प्लस माइनस एरर इंटू ए एस, या इसको हम लिख सकते हैं ए एस इंटू 1 प्लस एरर। तो इस तरह से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, है ना, सेम फॉर्मूला है, इसको अलग अलग तरीके से हम लिख रहे हैं। ठीक है, या फिर एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है या एरर, रिलेटिव एरर की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितनी आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू माइनस स्पेसिफाइड वैल्यू अपॉन स्पेसिफाइड वैल्यू, या जो ई आर आपने लिखा है डेल ए अपॉन ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये वाला फॉर्मूला, ये भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो सारे फॉर्मूले हम अभी पढ़ के आए हैं, अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, इसमें भी मैं आपको दोबारा लिख के दे रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू माइनस नॉमिनल वैल्यू अपॉन नॉमिनल वैल्यू, ये आपकी क्या हो जाएगी, लिमिटिंग एरर कहलाती है। क्या कहलाती है, लिमिटिंग एरर कहलाती है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो आपको करना है। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो रेंज दी हुई है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं पहले थोड़ा सा, हाँ, इसमें आपको एक रेंज दी हुई है 0 टू 150 वोल्ट, यानी कि ये 150 वोल्ट तक वोल्ट मीटर मेजर कर सकता है। आपसे कह रहा है कि लिमिटिंग एरर जो है वो 1% की है। ठीक, वोल्टेज जो मेजर कर रहा है वो 75 वोल्ट है, और आपसे पूछ रहा है कि लिमिटिंग एरर बताओ भैया कितनी होगी। अच्छा, अगर ये कह रहा है कि 1% की फुल स्केल रीडिंग पे वो एरर दे रहा है 1% की, तो भैया फुल स्केल रीडिंग कितनी है हमारी, फुल स्केल रीडिंग कितनी है, इक्वल टू 150 वोल्ट, यही तो फुल स्केल हो जाती है, मैक्सिमम 150 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। इसमें वो कितनी एरर है उसकी 1%, तो अगर हम 1% के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा बताओ, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका जो हमारी इसमें आ जाएगी एरर, तो एरर कितनी हो जाएगी, डेल ए इक्वल टू ई आर इंटू ए एस, जो भी ए एस। ठीक है, तो ये आर कितना है 1%, 1% का मतलब हो गया कितना 0.01 इंटू ए एस कितना है 150, तो ये कितना आ गया 1.5 वोल्ट। मतलब अगर 150 वोल्ट मेजर करते हो तो 1.5 वोल्ट प्लस माइनस हो सकता है, वो आपकी आंसर जो आएगा या तो 148.5 आएगा, या आपका आंसर जो है वो 151.5 आएगा। ठीक है, ये दो चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक, एक सेकंड बेटा,
चलिए अब मीजर्ड वैल्यू कितनी है, मीजर्ड वैल्यू है आपकी 75 वोल्ट, मीजर्ड वैल्यू है 75 वोल्ट। और अगर यहां से आप एरर निकालना चाहो कि 75 के साथ में कितनी एरर रहेगी, तो ई आर इक्वल टू हो जाएगा डेल ए अपॉन ए एस। ठीक है, डेल ए कितना है अभी हमने निकाला 1.5, और ए एस आप जो नाप के ला रहे हो वो कितनी मीजर्ड वैल्यू है, मीजर्ड वैल्यू कितनी है 75, तो कितना आ जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 0.02। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज में एरर निकालना चाहें तो परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी आपकी 2%, 2% की एरर रहेगी आपकी। तो पहली चीज जो इसमें पूछी है लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज, तो वो आंसर आ जाएगा आपकी कि भाई 2% एरर हो जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको बस, ठीक, तो हमारी एरर निकल के आ जाएगी। परसेंटेज एरर अगर निकालनी है तो इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आपकी परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप रीडिंग भी कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी कि भाई रीडिंग कितनी होगी, तो रीडिंग भी आप बता सकते हो कितनी हो जाएगी, कि भाई 1.5 वोल्ट का वो है ना, तो एक्चुअल रीडिंग कितनी हो जाएगी आपकी, एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी आपकी ए एस 1 प्लस एरर। ए एस कितना है 75, 1 प्लस 0.02, तो कितना आ गया 75 प्लस माइनस चलेगा, ये प्लस माइनस, और 75 को 2 से करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो प्लस 1.5 वोल्ट। तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी विद एरर, विद एरर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ एरर। इसमें हम ये हेडिंग कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट। देखिए इतने टाइप की एरर होती है। सबसे पहले जो एरर है उसको 3 मेन कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली बात करते हैं तो वो होती है आपकी ग्रॉस एरर की। ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तो दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। ठीक, इसमें से जो सिस्टमेटिक एरर है इसको फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ऑब्जर्वेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर और एनवायरमेंटल एरर। और इन तीनों में भी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन सारी चीजों को, ये पूरी समरी हो गई आपकी। ठीक, इस पूरी समरी को हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं कि सबसे पहले ग्रॉस एरर क्या होती है। तो देखिए ग्रॉस एरर वो होती है जो हमसे मेजरमेंट करते हुए हो जाती है। मान लीजिए मैं करंट को मेजर कर रहा हूं और जो मेरी करंट मेजर्ड है वो 2.50 एम्पियर है और मैं गलती से उसको 0.25 एम्पियर लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूं ना, वो मेजरमेंट करने में मेरी मेजरमेंट की जो मिस्टेक हो रही है उसकी वजह से जो एरर आती है उसको हम ग्रॉस एरर बोलते हैं। वो किसकी वजह से होती है, हमारी वजह से होती है। हम अगर गलत रीडिंग लिख ले रहे हैं या पढ़ने में गलती कर दे रहे हैं, आपने डिजिटल मीटर देखा, डिजिटल मीटर पे तो डॉट डॉट से लगे ही होते हैं। रीडिंग आ रही थी 25.50 और आपने उसको पढ़ लिया 2.50, तो ये किसकी वजह से एरर आई, हमारे रीड करने। इंस्ट्रूमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां थी कि हमने उसको गलत रीड कर लिया। तो वो एरर जो हमारी वजह से होती है, ह्यूमन एरर की वजह से होती है, ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। अच्छा, कम करने के तरीके क्या है। अब ग्रॉस एरर को करने का तरीका तो गलत हो ही नहीं सकता। हम एग्जाम में लिख के आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ सही लिखा है, फिर भी एक गलत नंबर हो जाते हैं, नंबर कम रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमको लगता है कि हम तो सही करके आए थे, हमको वो चीज आती है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमने मिस्टेक कर दी। तो तरीका क्या है कि भाई चल मैंने गलत किया, तूने तो गलत नहीं किया होगा। आपने क्या किया, वही रीडिंग 4 लोगों से लिखवा ली कि भाई 4 लोग इसको लिखो और फिर देखते हैं। फिर जहां पे वो जो रीडिंग क्लोजेस्ट आती है उसको कंसीडर किया जाता है कि हाँ ये रीडिंग ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, रीडिंग जो है वो 2 या 2 से ज्यादा उसके सैंपल आप लें, अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं उनसे कहें कि आप भी रीडिंग लिए और फिर उस रीडिंग को चेक करें क्या सही है। दूसरा, रीडिंग जब लें तो बहुत ध्यान से लें, उसको बार बार वेरीफाई करें कि आपने रीडिंग सही ली है या नहीं ली है। खासतौर से डिजिटल में तो ज्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है, एनालॉग के कंपेयर में। उसके बाद थर्ड टाइप को मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि सेकंड में फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो फर्स्ट के बाद हम सीधे थर्ड पे आते हैं जो कि है रैंडम एरर। रैंडम एरर तो देखिए रैंडम होती है,
इसका रीजन ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है। रैंडम एरर जो किसी अननोन सोर्सेस की वजह से कोई एरर अगर हो रही है, चाहे वो एनवायरमेंट की वजह से हो, चाहे वो मिस हैंडलिंग की वजह से हो, चाहे वो उसकी कंस्ट्रक्शन में कोई डिफेक्ट है, या उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि उसका सोर्स क्या है, लेकिन हाँ एरर है इतना पता चल रहा है, तो इस तरह की एरर को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। जिन एरर का सोर्स अननोन रहता है, जिन एरर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अननोन एरर। तो वो कहलाती हैं आपकी रैंडम एरर्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक में मैंने आपको क्या बताया था अभी कि 3 टाइप की एरर इसमें होती हैं। 3 टाइप में क्या है? सबसे पहली एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मतलब जो एनवायरमेंट का इफेक्ट आ रहा है अगर आपकी रीडिंग पे, तो वो एरर कहलाती है एनवायरमेंटल एरर। कि टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस में चेंज आ गया, उसकी वजह से कुछ एरर आ गई, ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ एरर आ गई, हो सकता है अंदर डस्ट चली गई हो, जो आपका स्प्रिंग है वो प्रॉपरली मूव ना कर रहा हो, उसकी वजह से रीडिंग में कुछ एरर आ रही है, डैम्पिंग में कुछ एरर आ गई। ठीक है, उसके जो चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो एरर क्रिएट होती हैं आपके मेजरमेंट में, दीज एरर आर नोन एज एनवायरमेंटल एरर। ठीक है, दूसरी होती है ऑब्जर्वेशनल एरर, जो कि सबसे ज्यादा होती है। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब हम देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि सही मेजरमेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को देखने के बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये मेरा मीटर स्केल है, ठीक है, ये मेरा मीटर स्केल है और यहां पर कोई निडल है। ठीक, अब एक बंदा यहां से रीडिंग को देख रहा है, एक बंदा यहां से रीडिंग को देख रहा है, और एक बंदा यहां से देख रहा है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए ना रीडिंग अलग अलग होंगी। ये जब देख रहा होगा तो इसको रीडिंग कहीं यहां मिल जा रही होगी, ये देख रहा होगा तो इसको रीडिंग कहीं यहां मिल जा रही होगी। मतलब क्या है कि जब हमारा जो मेजरमेंट को लेने का तरीका है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि यहां पर आप देखना, जब लैब में जाएंगे आप, तो यहां इंस्ट्रूमेंट में नीचे मिरर लगा होता है। एक निडल के नीचे जो बेस है जहां पे वो चलता है, उस पर एक मिरर लगा होता है, कि जो अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उस मिरर का यूज क्या है कि जब आप रीडिंग ले तो आप देखें कि जो निडल है उसके नीचे जो उसकी इमेज बन रही है, वो इमेज आपको ना दिखाई दे, वो इमेज एग्जैक्टली उसके पीछे आए, और तब जो रीडिंग आप नोट करेंगे वो एग्जैक्ट रीडिंग होगी। राइट, तो जो ऑब्जर्वेशन की वजह से जो एरर आती है, जिसको बोलते हैं हम पैरेलैक्स एरर, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको नाम भी दिया गया है पैरेलैक्स एरर। मतलब जो पैरेलैक्स की प्रॉब्लम होती है कि हम इधर से देख रहे हैं तो कुछ दिखाई दे रहा है, इधर से देख रहे हैं तो कुछ दिखाई दे रहा है, ये एरर आपकी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें निडल होती है, तो वो यहां से देखने में थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देगी। इसलिए कभी भी आप रीडिंग लें, एक तो बिल्कुल उसके ऊपर से लें ताकि निडल आपकी बिल्कुल सीध में रहे, ठीक है, जिसको मैं मेजर कर रहा हूं, और उसके पीछे जो मिरर इमेज बन रही है वो एक्चुअल निडल के पीछे आ जाए, जस्ट वो इमेज भी आपको दिखाई ना दे। अगर इमेज में और एक्चुअल निडल में डिफरेंस दिख रहा है, इसका मतलब आपकी रीडिंग सही नहीं है। रीडिंग सही लेनी है तो वो इमेज नहीं दिखनी चाहिए जो मेजरमेंट में लेते हुए इंस्ट्रूमेंट में जो मिरर है उसमें बन रही है। ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी ऑब्जर्वेशनल एरर। नेक्स्ट है आपकी इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर जो है ये भी 3 तरह की होती है। क्लासिफिकेशन में बताया था अभी क्या क्या, इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू द मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड लोडिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इनहेरेंट शॉर्टकमिंग मतलब ये इनबिल्ड होती है इंस्ट्रूमेंट में। अब इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन में कोई खामी रह गई, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लूज है, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी इतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है, वो स्प्रिंग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या कोई और पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, निडल अंदर से मुड़ी हुई है, मतलब उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो इनहेरेंट है, जो पहले से ही उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, वो कहलाती है आपकी इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दूसरी हो सकती है ड्यू टू दी मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अब ये क्या है कि अगर एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और उसको अच्छे से यूज ना किया जाए तब भी वो रीडिंग गलत दे सकता है। इंस्ट्रूमेंट भी बढ़िया है लेकिन यूज करने वाला सही नहीं है, तो प्रॉपरली यूज आपको करना आना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट का, तभी आप उसमें से अच्छी रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप उसको मिस हैंडल करते हैं, सही से नहीं ले रहे हैं, सपोज कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको फ्लैट सरफेस पे रख के लेना होता है रीडिंग, लेकिन आपने क्या उबड़ खाबड़ हाथ पे रख के रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो कई इंस्ट्रूमेंट में एरर इस तरह की आ जाती है। तो वो क्या एरर किस वजह से होती है, ड्यू टू दी मिस हैंडलिंग या मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के मिसयूज की वजह से। और जो लास्ट एरर आ रही है लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है
कि आप एक इंस्ट्रूमेंट जितने के लिए नहीं बनाए उससे ज्यादा लोड पे आप उसको मेजर करना चाह रहे हो, आप हाई रेजिस्टेंस पे वोल्टमीटर से मेजरमेंट ले रहे हो, तो वो आपको गलत रीडिंग दे सकता है अगर आप उस पर लोडिंग कर रहे हो। वहीं आप अगर हाई रेजिस्टेंस पे ले रहे हो रीडिंग तो कुछ और आ रही है, और जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है या लो रेजिस्टेंस है अगर उस पर रीडिंग लेते हो तो सही दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि वो लोडिंग इफेक्ट को कंसीडर कर रहा था वोल्टमीटर, उसको लग रहा था कि उस पर कुछ ओवरलोडिंग हो रही है जिसकी वजह से वो फॉल्स रीडिंग दे रहा होगा। ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी ड्यू टू दी ओवरलोडिंग या लोडिंग इफेक्ट ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ एरर जो आपको पढ़नी है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचेगा आज का आपका वो है स्टैंडर्ड्स। तो देखिए वैसे तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये 4 स्टैंडर्ड हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या होता है कि इंटरनेशनली कुछ बॉडीज होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट की यूनिट्स हैं उनको कैलिब्रेट करती हैं और रेगुलर इंटरवल पे उसको कैलिब्रेट करती रहती हैं कि अच्छा अब ये कुछ चेंजेस अगर होता है, रिसर्च चलती रहती है, आपको उनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए या कुछ और कैलिब्रेट करना चाहिए, ये चेंज होकर ये यूनिट हो सकती है, और फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है एंड देन वो यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है बार बार मेजरमेंट को, और ये नॉर्मल यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जाके चेक कर लें कि ये मेजर करना है, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे इंटरनेशनल ओम्स होता है, इंटरनेशनल ओम है, इंटरनेशनल एम्पियर है, वो डिसाइड है, वो आपका स्टैंडर्ड है बिल्कुल, उसके रेफरेंस में फिर सारे यूनिट्स हम कैलकुलेट करते हैं। इस इंटरनेशनल ओम के रेफरेंस में हम बाकी सब रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके लाते हैं। तो ये क्या है इंटरनेशनल ओम? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कॉलम ऑफ मरकरी। मतलब एक मरकरी का कॉलम है, ठीक है, और उसका जो मास है वो 14.4521 ग्राम है। ये स्टैंडर्ड है, इसमें हम कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इतना उसका मास है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है, उसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 106.300, यानी कि एक मास आपको दे दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है पहले से, उसकी लेंथ आपको पता है, और ये जो उसमें करंट फ्लो कर रही है वो आपकी इतनी है कि वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तब उस इंटरनेशनल ओम की जो वैल्यू होती है 1.00049 एब्सोल्यूट ओम, तब उसको हम 1 ओम कंसीडर करते हैं। इसी तरह से 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है। बहुत सारी यूनिट्स होती है जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो मेन काम होता है ना, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करना होता है। ये जितनी भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड में यूनिट आएंगी उन सबको कैलिब्रेट करने का जो काम होता है या वेरीफाई करने का काम वो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड करता है, और ये नेशनल लेवल पे अवेलेबल होते हैं। मतलब जैसे हमारे कंट्री का एक प्राइमरी स्टैंडर्ड की कोई यूनिट होगी, वो जितनी भी अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड हैं जो ऑल ओवर कंट्री यूज होने हैं वो पहले यहाँ से कैलिब्रेट कराने पड़ेंगे। जैसे वेट मशीन है, उसको कैलिब्रेट कराना तो वो पहले यहाँ जाएंगी। ये कैलिब्रेट कंपनी जो बना रही है वो कंपनी यहाँ बनाती है, उसके कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया, लेकिन उसको वेरीफाई कौन करेगा? सेकेंडरी, और सेकेंडरी को वेरीफाई कौन करता है? प्राइमरी, और प्राइमरी को वेरीफाई कौन करता है? इंटरनेशनल। तो ये हियरार्की है। सबसे ऊपर की जो बॉडी हो गई वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसके नीचे फिर प्राइमरी जो कंट्री लेवल पे आ गया। ठीक है, इसको मेंटेन किया जाता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग लेबोरेटरीज होती हैं जहां पे आप अपने जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है उनको कैलिब्रेट कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड आता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट को इनके थ्रू कैलिब्रेट कराती हैं। जैसे एक इंडस्ट्री है, उसको कुछ सामान बनाना है, ठीक, अब उसको सामान बनाने के बाद कुछ मेजरमेंट करने हैं। अब वो मेजरमेंट कर रही है किस इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन अगर वो बिना वेरीफाई इंस्ट्रूमेंट के कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले वो इंडस्ट्री क्या करती है? इनके पास भेजती है कि भाई आप हमारा इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके दो और वेरीफाई करके दो। वो कैलिब्रेट करेंगे, वेरीफाई करके देंगे, इनको सर्टिफिकेट देंगे। एक सर्टिफिकेट इनको मिल जाएगा कि हाँ हमारे पास जो लैब है जिसमें हम अपने सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सही से मेजर कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, और वो सर्टिफाइड है। तो वो मार्केट में फिर सर्टिफाइड लिख के आ जाता है कि ये ISO सर्टिफाइड है, ये फलाने से सर्टिफाइड है, BIS सर्टिफाइड है। जो भी सर्टिफिकेशंस होते हैं वो सर्टिफिकेशन ये देना शुरू कर देती है इंडस्ट्री को, फिर इंडस्ट्री उस हिसाब से मेजरमेंट करती है, कोई भी चीज का होगा। और तीसरा होता है आपका वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड आपका जो है जो इंडस्ट्री यूज करती है, जो कि इंडस्ट्री एक्चुअल में यूज करती है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बना रहे हो, कैपेसिटर बना रहे हो, रजिस्टर बना रहे हो,
उन सब की वैल्यू कितनी रखी है, वो कैसे वेरीफाई करोगे कि मैंने इतने ओम का रेजिस्टेंस बना दिया, इतने फेराड का कैपेसिटर बना दिया। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो कहलाता है वर्किंग स्टैंडर्ड, जो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री यूज कर रही है। बट यूज करने से पहले ये यहां से वेरीफाई कराती है और इसको सर्टिफिकेशन लेना होता है यहां से, और ये सर्टिफिकेशन देता है या कैलिब्रेशन कराता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये हायरार्की है जो इस हिसाब से चलती है। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद से आपका शुरू हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, वहां आपके कुछ डेरिवेशंस भी आएंगे, डिफ्लेक्शन टॉर्क भी आएंगे। मेन जो कंपोनेंट्स है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में आप सोच के आए हो कि मेजरमेंट में मुझे ये पढ़ना है, वो सब चीजें इसके बाद से आना शुरू होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।